बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट में आपको फिर से वेलकम कहते हैं और आज फिर एक बहुत शानदार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमारे शानदार गेस्ट जो हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। बट इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएँ या अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस करवाएं, मैं आपको एक और मज़े का प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ। ये है जी फ्रेगरेंट हमारी कैंडल्स जो हैं, ये मैंने एक जॉइंट वेंचर किया है सॉलिस विद सिड के साथ। और ये कैंडल स्पेशली मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन करवाई है। ये वाली कैंडल जो खास तौर पे इस वक्त मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। सॉलिस विद सिड के साथ मेरा ये जॉइंट वेंचर मेरे क्लाइंट्स के साथ के लिए इसलिए है कि ये कैंडल्स मैंने ख़ास तौर पे स्लीप इंड्यूस करने के लिए उनसे डिज़ाइन करवाई हैं, मूड को एलिवेट करने के लिए डिज़ाइन करवाई हैं और रोमांटिक मूड को बढ़ाने के लिए बनाई हैं और आपके इर्द गिर्द के माहौल को थोड़ा प्लेजेंट रखने के लिए ये कैंडल्स जो हैं बनाई हैं। और इनमें डिफरेंट किस्म के फ्रेगरेंसेस जो हैं वो यूज़ किए गए हैं और ये सारी ऑर्गेनिक हैं। सॉलिस विद सिड की कैंडल्स आपको मेरे क्लिनिक पे मिल सकती हैं, कॉफ़ी प्लेनेट पे मिल सकती हैं फेस 5 में, और इसके अलावा ऑनलाइन इनके पेज पे आपको मिल सकती हैं। आप जब चाहें इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मूड एलिवेटर्स हैं, स्लीप इंड्यूसर्स हैं, यानी नींद अच्छी हो सकती है, मूड अच्छा हो सकता है और रोमांटिक मूड भी बन सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज हमारी मेहमान हैं, आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं हमारे पॉडकास्ट के ऊपर। इतना अच्छा फीडबैक हमें जो है इनके पॉडकास्ट के बाद मिला, हमें लगा कि दोबारा से हमें इनको इन्वाइट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर खदीजा हमारे साथ हैं। मैं इनका बहुत ज़्यादा तारुफ नहीं करवा सकती, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, मगर इससे ज़्यादा ये अपने बारे में ख़ुद बताएं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, ताकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खदीजा। वालेकुम सलाम डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अपने बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने पहले ही बता दिया कि हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट जो था इट वाज अ ह्यूज सक्सेस जितना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई थिंक उसने पब्लिक को बहुत ज़्यादा अवेयर किया और उनको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट भी किया। एंड आई अप्रिशिएट यू ऑन दिस वेंचर ऑफ द कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू बी योर क्लाइंट फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई एम डॉक्टर खदीजा खान एंड आई एम करंटली वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मेरा ताल्लुक ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी से पिछले 17 साल से है, 17 ईयर्स से। और मैं इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है, वहाँ काम कर रही हूँ। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशन, जौहर टाउन और फैसल टाउन में खैरुनिसा हॉस्पिटल में करती हूँ। और इस सेशन के एंड पे आपके साथ नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप मेरे लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और उसके साथ साथ मैं ऑब्स्टेट्रिशियन भी हूँ और गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं जितने भी ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी के मसले, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, कॉन्ट्रसेप्शन अलॉन्ग विद इनफर्टिलिटी, प्लेसेंटा प्रीवियाज, एक्रीटाज, हर चीज़ को डील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर खदीजा, अपने बारे में ये अहम मालूमात हमें देने के लिए, क्योंकि मैं शायद इतना अच्छा आप लोगों को एक्सप्लेन ना कर पाती इनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में। क्योंकि जैसे हमने कहा कि इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी देखती हैं। लास्ट हमारा पॉडकास्ट जो था वो भी इन्हीं चीज़ों के बारे में था और बहुत सारे मिथ्स हमारे रिजॉल्व हुए थे जब डॉक्टर खदीजा ने हमारे पॉडकास्ट में हमारे सवालों के जवाब दिए और ये हमारी मेहमान बनी। आज का पॉडकास्ट भी हमारा बहुत सारे ऐसे चुपते हुए सवालों के लिए है और उसमें बहुत सारे ऐसे मिथ्स के ऊपर है जो कि आज तक हम उनको अनवेल नहीं कर पाए, हम नहीं समझ पाए कि बेसिकली ये है क्या, इसकी हकीकत क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उन सारे सवालात पे आज हम बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर खदीजा आपसे ये है कि IVF, हम बहुत कॉमनली आजकल सुनते हैं कि IVF करवा लो, IVF करवा लो, IVF, व्हाट इट इज़ एक्चुअली, ये है क्या? IVF को जानने से पहले इस चीज़ की जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, कि प्रेगनेंसी ना होना क्या है। ठीक है। जब एक कपल इकट्ठा रह रहा है, 1 साल रह रहा है और उसका रेगुलर इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है और उसको अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, तो फिर हम कहते हैं कि ये इनफर्टाइल कपल है या इसको फर्दर हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। ठीक है। अब उस ट्रीटमेंट का एक पहलू IVF है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अगर एक आम ज़बान में समझाऊं तो एक मसनूई तरीके से किसी एग को और स्पर्म को मिलाना। अगर एक कपल है, हस्बैंड से स्पर्म को ले लेना, वाइफ से एग को ले लेना और उनको एक आर्टिफिशियल लैब एनवायरनमेंट में मिलाना और उसको एक मखसूस दिन पे फीमेल की यूट्रस के अंदर डाल देना। इट्स एन IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। बहुत सारे मिथ्स इसके बारे में लोगों के रहे हैं डॉक्टर साहिबा। पहला तो आपने अभी बड़ी अच्छी ये बात की कि हम इनफर्टिलिटी को समझ लें। जैसे आपने कहा कि एक कपल जो है, एक फर्टाइल कपल, इफ दे आर लिविंग टुगेदर फॉर सर्टेन टाइम एंड पीरियड, or at least over a period of 1 year, and they are having a regular
अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अच्छा, वो रेगुलर क्या है? रेगुलर हम कहते हैं कि एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक अच्छा, ठीक हो अगर गया। इंटरकोर्स है तो हम उसको रेगुलर कहते ठीक हैं। है। अनप्रोटेक्टेड का मतलब है कि कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज कर ठीक है, रहे, यानी क्योंकि बहुत कोई सारे कॉन्डम लोगों को यूज नहीं है कॉन्डम, कोई और एक्सटर्नल pills, डिस्चार्ज वगैरह नहीं है, पिल्स नहीं यस है। कुछ ऐसी ठीक है, चीज नहीं, ठीक कोई है, भी कॉन्ट्रासेप्शन ठीक है, नहीं, क्योंकि ठीक है। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको ये बात ही समझ नहीं आती। वो हम्म, कहते हैं जी अभी शादी को साल हो गया है, हम्म, लेकिन हम तो 8 महीने से पहले कॉन्डम यूज कर रहे थे। ठीक है, सो वी कांट लेबल देम ठीक दैट है, यू नीड टू हैव समवन। ठीक है, हम चले हम इनफर्टाइल नहीं भी कहते हैं, लेकिन वी कांट से कि आपको इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है, आपको ठीक है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है। एटलीस्ट अगर एक हेल्दी कपल है, कोई नॉन प्रॉब्लम नहीं है उनके अंदर, हम्म, तो एटलीस्ट उनको 1 साल वेट एक साल करना हो। चाहिए। और अगर कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनमें हम जल्दी भी ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशंस की तरफ चले जाते चले हैं, जाते हैं। बट यूजुअली हम चाहते हैं कि कपल 1 साल तक खुद से कोशिश करे। ठीक है, अगर 1 साल में वो कंसीव ना कर सके तो फिर हम उनकी सर्टन इन्वेस्टिगेशंस मेल एज वेल एज फीमेल दोनों की कराएं, दोनों की। एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। यानी अगर कम से कम फर्टाइल कपल या फिर जो हम कह रहे हैं कि जिनको आईवीएफ एडवाइस किया जाएगा आफ्टर 1 year ऑफ देयर मैरिज, उसका मतलब ये है कि वो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इंटरकोर्स विदाउट एनी प्रोटेक्शन जो है वो कर रहे होंगे, तो फिर हम ये कहेंगे कि दे ट्राइड, तो अब उनको कंसिडर कर लेना चाहिए कोई और ऑप्शन जो है। अच्छा, इसके हलाल और हराम होने के बड़े सवालात हैं, वो आप इसको कैसे, आप यकीनी तौर पे आप पे जब क्लाइंट्स आते होंगे, पेशेंट्स आते होंगे, आपसे पूछते होंगे कि डॉक्टर साहिबा ये, क्योंकि मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना तो मैं उनको कहूँगी इतना साल हो गया, व्हाई डोंट यू गो फॉर आईवीएफ, ये अल्लाह ताला ने एक ऑप्शन आपको दिया हो तो आप उसके लिए जाएं। तो वो आगे से कहेंगे डॉक्टर साहब ये हलाल नहीं है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, इतनी इसका बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं सिर्फ उनको सजेशन दे सकती हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या है पर्सपेक्टिव इसका? देखिए, ये वैसे तो खैर मुझे अच्छा लगता है ये कह रहे हुए कि अगर इफ आई टॉक अबाउट लाइक 5 years 6 years बैक, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था कि आईवीएफ हलाल नहीं है, ये गुनाह है, और ऐसे और ऐसे इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन अब ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, अब ठीक लोगों है। को पता चल गया कि ये हलाल है, ये ठीक है। बस कंसिडरिंग द फैक्टर कि जो एग लिया जाए वो हस्बैंड वाइफ में से वाइफ का ही हो, ठीक है, और जो स्पर्म लिया जाए वो कपल में से हस्बैंड का ही हो। ठीक हो गया। ये है, और हमारा चूंकि इस्लामिक मुल्क है तो डोनर एग या डोनर स्पर्म तो हमारे पास अलाउ ही नहीं है, हमारे पास उसकी फैसिलिटीज ही नहीं है। ठीक हो गया। सो इट इज हलाल है, इट इज हलाल। ठीक है, क्योंकि हम वाइफ और हस्बैंड का ही, वाइफ का एग ले रहे हैं और हस्बैंड का स्पर्म ले रहे हैं, सो सिर्फ उसको हम एक डिफरेंट एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें हम उसको वायबल बना रहे हैं कि इस काबिल हो जाए कि एम्ब्रियो बना रहे हैं, इसको हम प्लेस कर सकें मदर की यूट्रस में, उसको मखसूस दिन में प्लेस कर सकें। लेट्स से जैसे हम ये कहते हैं कि 20 to 25% तो एक नॉर्मल जो कपल होता है उसकी प्रेगनेंसी के चांसेस ये होते हैं। नहीं, ऐसे हैं, सॉरी आपकी बात को मैं काट रही हूँ, कि एक मंथ में अगर एक कपल रेगुलर इंटरकोर्स, अगेन कहूंगी, कर रहा है तो कुदरत की तरफ से नेचुरली उसका चांस टू कंसीव इज 25 to 27%, 100% नहीं है। ठीक है, 25 to 27% पर मंथ। ये सुन लीजिए कि एक नॉर्मल कपल भी जो है, जिसे हम शादी के दूसरे दिन पूछना शुरू करते हैं कि कुछ हुआ, उनमें भी चांसेस जो हैं 25 to 27% होते हैं कि वो कंसीव कर सकेंगे पर मंथ। एक महीने में वो जो ट्राई कर रहे हैं उसमें 27 27% चांस है कि वो कंसीव करेंगे। आईवीएफ में क्या है? आईवीएफ का अनफॉर्चुनेटली 100% चांस नहीं है। ओके, इट्स 30 to 35%। लेकिन जिन कपल्स में कोई कंसेप्शन नहीं हो रही, ये 30 से 35% भी बहुत ज्यादा है, या जिनके अंदर इंडिकेशन है, वजह है कि आईवीएफ की तरफ जाना चाहे, उनके लिए ये बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, वो वजूहात क्या होंगी डॉक्टर साहिबा? क्लियरली एक तो हमने ये कहा ना कि वो वजह, इसके अलावा भी कोई और वजूहात? देखिए, कुछ बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें हमें आईवीएफ की तरफ मूव करना पड़ता है, बिकॉज इनिशियली हम आईवीएफ पे नहीं ले जाते पेशेंट को अनटिल इट इज इंडिकेटेड। जब हम 1 साल के आखिर में या उससे पहले किसी वजह से कुछ टेस्ट कराते हैं, और उन टेस्ट के अंदर अगर हमें मेल फैक्टर, हस्बैंड फैक्टर मिल जाता है, आदमी के अंदर कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो फिर हमें आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें एक आईयूआई है और एक आईवीएफ है। उसके अलावा फीमेल में अगर हमने पहले ही गो में ट्यूबें टेस्ट कराई हैं और ट्यूब्स ब्लॉक हैं फीमेल की, तो भी हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो आईवीएफ आ जाता है। फिर एक कपल जो कंसीव करने की कोशिश कर रहा है, दवाइयां भी ले ली हैं, पीसीओज है मिसाल के तौर पे, हर तरह की ट्रीटमेंट ट्राई कर ली, नहीं कंसीव करा, तब भी हम आईवीएफ की तरफ मूव करते हैं। फिर एक चीज है अनएक्सप्लेन्ड सबफर्टिलिटी। हमने अपनी नॉलेज के मुताबिक जितने टेस्ट थे करा लिए, और
कोई वजह नहीं reason निकली, is, हाँ। तो उसके अंदर भी ट्रीटमेंट ऑप्शन आईवीएफ आ जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप आईवीएफ करती हैं? जी मैं करती हूँ। करती हैं। अगर मैं जस्ट टू शेयर द इंफॉर्मेशन, जैसे अभी तक आपके माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस में अभी तक कितने ऐसे लोग होंगे जो सक्सेसफुली आईवीएफ कर चुके हैं आपसे? देखिए, इफ आई काउंट माई सेल्फ तो अब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकती, लेकिन जैसा Roughly. मैंने कहा कि 17 ईयर्स से मैं ये वैसे इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। आईवीएफ आई लाइक स्टार्टेड लाइक 4-5 इयर्स बैक। तो आप कह सकते हैं कि जितने कपल्स मेरे पास आए होंगे तो 30-40 कपल्स इस प्रोसीजर के साथ कंसीव किए हैं, जो कि मेरे ख्याल से मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वेरी ह्यूज बिकॉज मैंने बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम आपको पता है यहाँ पे लिए जाते हैं, उनका भी जब मैं ये आईवीएफ का रेट देखती हूँ तो दैट्स एग्जैक्टली इतना ही होता है जितना आप इतना ही होता बता है, जी, रही हैं, बिल्कुल। बिकॉज कि ये अल्टीमेटली तो ये एक एफर्ट है, ये आपके हाथ में नहीं है कि आप क्या कर पाएंगे। इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस पे इन्फ्लुएंस करते हैं आईवीएफ की सक्सेस को। ठीक है। तो वो भी बहुत सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। फीमेल एज, इवन मेल एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फीमेल को भी चाहिए, अगर शादी 20 साल की हो गई थी, काफी ट्राई कर लिया है, 25 साल हो गई उम्र, नई प्रेगनेंसी हो रही है, तो आईवीएफ की तरफ मूव कर जाइए ना, वेट करें कि हम 35 साल के बाद करेंगे, बिकॉज 35 साल के बाद तो वैसे ही प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो उसी तरह आईवीएफ के चांसेस भी कम हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के। ब्यूटीफुल, ये नहीं बहुत लंबा वेट, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक कपल आया तो दे सेड, क्योंकि मैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डील करती हूँ, तो उन लोगों को लगता है कि फर्टिलिटी और सेक्सुअल प्रॉब्लम शायद साथ साथ ही चलते तो साथ साथ ही है, मगर वो इंटायरली डिफरेंट चीज जो है वो फर्टिलिटी जो है। तो उन्हें मैंने पूछा कि आपने अभी तक ट्राई क्यों नहीं किया, तो अब तकरीबन कोई 12 साल शादी को हो चुके हुए थे। तो मैंने पूछा रिपोर्ट्स हुई हैं ये वो, आप वाली बात कि वो लंबा वेट नहीं, अल्लाह खुद ही दे देंगे, शायद अल्लाह ने आपके लिए रास्ता ये रखा हुआ है, आप इस रास्ते की तरफ नहीं जाना चाह रहे। सो मैं आपके तवसत से ये ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगी, डॉक्टर खदीजा ने जैसे बड़ी खूबसूरती से ये बात बयान की है, बहुत लंबा जुल्म अपने ऊपर ना करें, जब अल्लाह रास्ता दिखाता हो तो फ़ौरन उसके ऊपर चलने की कोशिश करें। और डॉक्टर खदीजा जैसे डॉक्टर जो सेंसिबल हैं, जो आपको फ़ौरन जाते ही आईवीएफ का मशवरा भी नहीं देंगे अगर इंडिकेशन नहीं होगी, ज़रूर कंसल्ट कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। वो जो ऑप्शंस कुदरत की तरफ से आपके पास अवेलेबल हैं वो हलाल ही हैं सारे, और वो आपके लिए उनको ज़रूर अवेल करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल लड़कियों के प्रॉब्लम्स के ऊपर है। ख़ास तौर पे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया, हमारी डाइट बहुत चेंज हो गई है। PCOS इज वेरी वेरी कॉमन। आप कुछ रेशो बता सकेंगी? मैं तो कुछ चीज़ों के बारे में ये कहती हूँ कि ये पूछना पड़ेगा कि आप बचे कैसे हैं। जी, आई डू एग्री विद यू डॉक्टर ताहिरा। अगर मैं रिसर्च की, बुक्स की, एविडेंस की बात करूं तो दे से इट्स अबाउट 20 to 25%, बट इफ आई टॉक अबाउट माय क्लिनिकल प्रैक्टिस आई थिंक इट्स 50%। फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, स्पेशली द यंग गर्ल्स। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि डेली मेरी प्रैक्टिस में या क्लिनिक में 2-3 लड़कियां तो जरूर आती हैं जो पीसीओएस की पेशेंट होती हैं, एंड व्हेन दे एंटर द रूम मुझे आइडिया हो जाता है, क्योंकि 15-16 साल की बच्ची का और कोई खास काम नहीं शायद मेरे पास हो। उसका मेन प्रॉब्लम पीरियड्स नहीं आ रहे, इररेगुलर हैं, चेहरे पे बाल बहुत हो गए हैं, एक्नी है, वेट नहीं लूज हो रहा, वेट गेन हो गया। तो वो अब इतनी को टाइम गुजर गया कि अब हम उसको देखते रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि शी इज कमिंग फॉर पीसीओएस। अच्छा, मुझे पीसीओएस को थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है, ताकि लोगों के लिए समझ आसान हो जाए, और उसके साथ साथ जरा कॉफी प्लांट की कॉफी भी जरूर ट्राई कीजिए। जी जरूर, वैसे भी बहुत अच्छी होती है इसकी। थैंक यू सो मच। So nice coffee. Thank you. So PCOS मेरे दिल की आवाज है। और PCOS जो है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, PCOS, मुख्तलिफ नामों से आजकल इसको याद किया जाता है। बहुत ज्यादा बातें इस पे सोशल मीडिया पे इसके मुताल्लिक, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। अगर आपने जैसा कहा कि इसको लेमैन टर्म में मैं भी समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो मेडिकल टर्म है, एक हमारी ज़बान में रोटरडम क्राइटेरिया है कि 3 क्राइटेरियाज में से अगर 2 भी पूरे हों तो हम कहते हैं इसको पीसीओएस है। ठीक है। वो क्या है? पीरियड्स की इरेगुलरिटी, ठीक है, या प्रेगनेंसी ना होना, एक क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, गैर जरूरी हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से बॉडी में गैर जरूरी बाल आ जाना, जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। ठीक है। या एक्नी वगैरह हो जाना, ऑयली स्किन हो जाना, या अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज का नजर आ जाना। ठीक है। अगर इन 3 में से 2 क्राइटेरियाज भी होंगे, मैं इस चीज को एम्फसाइज किसी वजह से कर रही हूँ, तो भी ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। ठीक है। उस अल्ट्रासाउंड का वेट करने की जरूरत नहीं है जो हमें पीसीओएस दिखाएगा। ठीक है। ठीक है। दूसरा,
पीसीओस जो हैं उसमें ये छोटी-छोटी जो सिस्ट बन जाती हैं, ये कोई सिस्ट नहीं होती। ठीक है। ये सिंपल वो अंडे होते हैं जो फट नहीं पा रहे होते, अपने प्रॉपर एक साइज़ को अचीव नहीं कर पाते ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में। ठीक है। तो वो अंडे उस ओवरी के अंदर छोटे-छोटे, छोटे-छोटे इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है। और वो सिस्ट की शक्ल इख्तियार करते हैं कि छोटी-छोटी सिस्टें बनी हुई हैं। ठीक है। तो पेशेंट बड़ा परेशान होता है जी, ये सिस्ट निकाल दें डॉक्टर साहब, इसको ऑपरेशन कर दें। तो ये बताना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है कि ये वो सिस्ट नहीं है जिसको आपने निकालना है। ब्यूटीफुल। दिस इज़ ओनली पॉलीसिस्टिक ओवरीज़, हम्म। जिसमें के वो अंडे जो प्रॉपर साइज को नहीं पहुंचते और जो फट नहीं ओरिजिनल पाते। अंडे जो Original ऑलरेडी है। अंडे पड़े हुए होते हैं औरतों की जो है ओवरीज के अंदर, जी, हर वही साल अंडे। एक अंडा या कुछ एक अंडा तो नहीं, कुछ अंडे ग्रो करते हैं। हाँ। और वो अगर उनमें से जो अंडा एक मखसूस साइज जो कि 18 to 20 mm होता है वहां ठीक है। पहुंचता है, फिर वो रप्चर होता है, फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। वो नहीं पहुंच पाते उस ठीक साइज है। तक। वो ठीक छोटे, कोई 4 mm, कोई 5 mm, कोई 7 mm, वहीं रुक जाती है ग्रोथ। ठीक है। और वो उस ओवरी के अंदर इकट्ठे होते रहे क्योंकि ठीक है। फट तो रहे नहीं। ठीक है। तो वो पॉलीसिस्टिक ये कोई ओवरीज बन पानी की जाती है। थैली नहीं है, नहीं, क्योंकि ये कोई पानी की थैली सिस से नॉर्मली लोगों को ये समझ आता है कि शायद पानी की छोटी छोटी अंदर थैलियां बन नहीं, ये गई हैं। कोई पानी की पानी थैली की थैली नहीं यही है मेरा ये। आज का टेक होम मैसेज भी होगा कि ये कोई पानी की थैली नहीं है, इसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं इस ठीक है। तरह कराना। यानी पीसीओएस जिन बच्चियों को है उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये उन्हीं की ओवरी जो अल्लाह ताला का एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें जो अंडे पड़े हुए होते हैं जो कि बाद में मिच्योर होकर प्रेगनेंसी और स्टेज के ऊपर चले जाते हैं, वही अंडे जब साइज में प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते या बढ़ते नहीं है तो वही छोटे छोटे अंडे थैली की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ये कोई पानी वाली थैली जो है वो नहीं है, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि इसका ऑपरेशन जरूरी नहीं है। डॉक्टर साहबा ऑपरेशन जरूरी नहीं है तो फिर जरूरी क्या है? ज़रूरी क्या है? अब इसमें मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दूँ इसको। कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ उनकी शरह में तब्दीली आ जाती है। जो ज़रूरी हार्मोन्स होते हैं उनकी रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ कम हो जाते हैं। कुछ जो गैर ज़रूरी जो होते तो हैं हमारी बॉडी में लेकिन कम क्वांटिटी में होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जिसको मर्दाना हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्जैक्ट कॉज आज तक नहीं कोई ढूंढ सका पीसीओएस क्यों हुए हैं ओके। या क्यों होते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है इट कैन बी जेनेटिक्स, इट कैन बी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक्स वालदा को थे, बच्ची में ट्रांसफर हो गया। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपने खुद ही कह दिया, डाइट ये जो हम आजकल बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक है, ये मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फास्ट फूड का इंटेक है, कोल्ड ड्रिंक्स का इंटेक है, चीनी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। उसकी वजह से ये पीसीओएस जो है उनके सिम्टम्स सामने आना शुरू हो जाते हैं। लेट्स से कोई बंदे जिसका वेट बढ़ा हुआ है किसी खातून का, क्या उसको भी पॉलीसिस्टिक हो सकता है? ये पॉलीसिस्टिक की वजह से उसको वेट हो सकता है और दोनों वाइस वर्सा हो सकता है? देखें, दोनों वाइस वर्सा होते हैं, लेकिन पीसीओएस आमतौर पे अभी तक जितनी रिसर्च हुई है वो ये बताया जा रहा है कि पीसीओएस ये एकदम से नहीं होता। ठीक है। ये होता है, अगर जेनेटिक्स भी एक है ना इसका, एक हमने कहा जी एक रीजन हो सकती है कि जेनेटिक्स ही हो इसकी। ठीक है। तो अगर वो माँ से आया तो हमेशा से होगा। ठीक है। लेकिन यूजुअली इसके सिम्टम्स कब उभर के सामने आते हैं? जब हम अपनी लाइफस्टाइल खराब कर देते हैं। हम क्या करते हैं, वेट गेन करना शुरू कर लेते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज्यादा कर लेते हैं, हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं, हम रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं। ठीक। सो ये सारी चीजें हमारी बॉडी के हार्मोन्स को खराब कर देती हैं और पीसीओएस सामने आना शुरू पीसीओएस सामने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही सिंपल आपने जुबान में हमें पीसीओएस के बारे में समझाया। मोटी मोटी रेमेडीज बच्चियों के लिए एडवाइस करें जो वो खुद ही अगर घर कहीं नहीं जा रही, जैसे हमारे गांव में रूरल एरियाज में बहुत सारी बच्चियां नहीं जा पाती, यहाँ भी तो क्या वो क्या कर सकती हैं कि उनके पीसीओएस जो है वो डॉक्टर के पास जाए ही, एटलीस्ट वो लुक आफ्टर कर सकें अपने प्रिवेंट ही कर लें। हाँ, वो क्या होगा? वो यही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी जिंदगी को तब्दील करें। ठीक है। अगर तो नहीं है अभी कोई प्रॉब्लम तो उसको होने ना दें, उसका भी यही तरीका है। और अगर है तो उसको बेहतर कैसे करना है, इन्हीं चीजों से। ठीक है। अगेन डाइट को फोकस करें। ठीक है। नशास्ता जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं उसकी इंटेक कम रखें। ठीक है। जंक फूड, फास्ट फूड कम से कम लें। ठीक है। चीनी, शक्कर, गुड़, शहद कम से कम लें। शहद भी ना लें और गुड़ भी ना लें? नहीं, अगेन दैट इज कार्ब्स। ओके। एंड दैट इज, वो तो हम वजन कम करने के लिए शहद आपको पता है मिला मिला के पी रहे होते हैं। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वंस इन अ व्हाइल हम ले सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन एक्सेसिव फिर वो मसला करेगा। चाहे वो चीनी हो, चाहे वो, क्योंकि हुआ मेरे साथ ये कि मेरे एक पेशेंट आई, मैंने उनको इसी तरह पीसीओएस का चीनी, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये भी कहना चाहिए। उन्होंने कहा, आपने कहा था चीनी बंद कर दे, तो मैंने चीनी बंद कर दी। मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा चाय में मैं उसमें शक्कर डाल लेती हूँ। एग्जैक्टली। सो दैट डे आई रियलाइज कि नहीं, अब हर चीज कहनी है। ठीक है। उसके साथ ये जो आप बर्गर, शवारमे, ये जितना जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसको बंद कीजिए। ड्रिंक्स, जूसेस, फ्रेश जूस को बहुत अच्छा समझा जाता है, अच्छा है टू सम एक्सटेंट, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, उसको भी कम करें। ये तो मुझे भी कम करना पड़ जाना है। सो
अगर हम उसको देखें, आपका ये ना, आप बाकी चीजें नहीं ले रही होंगी ना, हाँ, इफ यू आर टेकिंग ओनली अ फ्रेश जूस, तो वो एक डिफरेंट, फिर वो आपको पीसीओएस नहीं होंगे। ठीक लेकिन हम अब जंक भी खाएंगे, हम रेस्टोरेंट फूड भी ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, सेडेंटरी और लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस हमने ऊपर तक हाँ, चढ़ाया हुआ है तो अपना। फिर होगा। ठीक है। ये एक चीज है डाइट। हम्म। अब खाली यहीं पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन खत्म नहीं होती। ओके। आजकल रातों को जागना, ठीक दिन है, को सोना, ठीक रात है, सारे गैजेट्स पे रहना, ठीक है, उस देखें अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक निज़ाम बनाया है हमारी ठीक है। बॉडी का, दिन को जागें, रात को सोएं, उससे हमारे हार्मोन्स बेहतर काम करते हैं, इससे भी पीसीओएस से बच सकते हैं। ठीक है। फिर स्ट्रेस, आपने खुद कह दिया, हाँ, स्ट्रेस इनफर्टिलिटी की भी वजह है, स्ट्रेस पीसीओएस को भी ट्रिगर करता है। स्ट्रेस कम लें, काम नहीं। 100% तो नहीं हमारी बॉडी से निकल सकता, हाँ, लेकिन कम तो हम कर सकते हैं। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि स्ट्रेस को भी मैनेज करने के लिए अगर आप एक्सरसाइज कर लें, फिजिकल एक्सरसाइज, तो Yes. स्ट्रेस भी मैनेज हो जाएगा, और वेट भी पीसीओएस मैनेज हो और जाएगा। वेट भी मैनेज हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, और कुछ इंटरेस्टिंग सवालात जो हैं हम डॉक्टर साहिबा जब आती हैं ना, तो फिर मेरे पास भी काफी सवाल होते हैं जो कि मेरी अपनी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, मुझे इनसे सपोर्ट मिल रही होती है बेसिकली। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इनफर्टिलिटी इन मैन हम बड़ा कम बात करते हैं इसके ऊपर। आपने देखा होगा आज तक हमने औरत को इस सूली पे लटका के रखा है कि शी इज इनफर्टाइल। तो आदमी की इनफर्टिलिटी, अब जैसे कुछ रिसर्चेस आना शुरू हुई, उन्होंने ये बात कहना भी शुरू कर दी कि आदमी में इनफर्टिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू, या वो सेंसिटिव ज्यादा है, इनफर्टिलिटी उसकी ज्यादा जल्दी जो है वो हो सकती है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस औरत की निस्बत। और औरत के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि वर्केबल हैं, उनको आप थोड़ा सा पुश लगाते हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं, अनटिल अनलेस कोई ऐसा बहुत मेजर कॉज ना आ गया हो। जबकि आदमी का स्पर्म इतना सेंसिटिव है कि उसको कुछ भी हो जाए तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, यानी दुम ही टेढ़ी हो जाए तो कुछ हो सकता है। सो इसके बारे में बताइए कि आदमी की इनफर्टिलिटी क्या क्या है और कैसे होती है बेसिकली। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर तायरा। एक्चुअली ये चीज़ सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि औरत और आदमी दोनों इनफर्टिलिटी में इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। 50% अगर खातून की वजह है तो 50% ही मेल की वजह है। ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि 20% शरह है हमारी पॉपुलेशन में इनफर्टिलिटी के, तो 10% कॉजेज फीमेल की हैं और 10% कॉजेज मेल की। ठीक है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल 50%। ठीक है, they share the burden 50% together. exactly. So अब क्या होता है, फर्स्ट टाइम फीमेल आती है, सबसे पहले हमने जो 2-3 टेस्ट कराने होते हैं उसके अंदर एक होता है मेल का टेस्ट जो कि सीमन एनालिसिस। ठीक है। जब हम फीमेल को इन्वेस्टिगेट या मेल को फॉर इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो 2-3 है उसमें एक टेस्ट मेल का टेस्ट है जो कि है सीमन एनालिसिस, जिनसे कि अक्सर कराने से घबरा रहे होते हैं। जबकि घबराने की कोई बात नहीं, एक सिंपल टेस्ट है और मेल के लिए तो है ही ये टेस्ट। फीमेल के लिए तो फिर हमें एक लिस्ट ऑफ टेस्ट है जिनको फॉलो करना पड़ता है, मेल का तो सिर्फ एक ही टेस्ट है। और इसकी कॉजेज क्या क्या है? कॉजेज तो बहुत सारी हैं इसकी, लेकिन जनरली हमें ये समझने की जरूरत है कि आजकल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। अगेन हमारे जो मेल हजरात हैं आजकल बॉडी बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा जोर है, बॉडी बनाने पे, उसके लिए स्टीरॉइड्स लेते हैं, वो हमारे स्पर्म बनाने के प्रोसेस को खराब कर देते हैं। उसके बाद अब ये कैफीन इंटेक, एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तमाम चीजें भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर अगेन हम लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं, वेट ज्यादा करते हैं तो ब्लड प्रेशर मेल में भी होता है, शुगर भी होती है, ये चीजें भी अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि स्पर्म बनाने का प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करती है। ये चंद कॉजेज हैं। अब समझने की जरूरत है कि स्पर्म के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्पर्म की या तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है, या स्पर्म की जो साख्त है मॉर्फोलॉजी उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, या उसकी मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, या उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाएगी। ठीक है, जब हम सीमन एनालिसिस कराते हैं तो हम इन सब चीजों को देखते हैं। अगर क्वांटिटी कम हो तो 39 मिलियन पर एजैकुलेट से उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, 39 मिलियन से। okay. जी, अगर क्वांटिटी कम हो जाती है तो हम उसको कहते हैं या तो एजोस्पर्मिया हो जाएगा या ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा। एजोस्पर्मिया के स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब जो ओलिगो मतलब है लेकिन क्वांटिटी 10 मिलियन से नीचे चली गई तो हम ओलिगो की तरफ आ गए। ठीक है। अब उसके अलावा इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? या तो कोई पैदाइशी कॉजेज हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस बचपन से ये कॉजेज चली आ रही हैं, या कोई ओवरी बचपन में नहीं अपनी थैली में आ सकी जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, पेट में रह गई थी, फिर ऑपरेशन के जरिए उसको नीचे लाया गया था। यानी कोई ओवरी जो मैं अभी आपकी बात, टेस्टिस आई एम सॉरी, अगर तो वो पेट में रह गई पैदाइशी तौर पे, बाद में ऑपरेशन किया गया और उनको नीचे अपनी थैली जो कि स्क्रोटम होती है उसके अंदर लेके आया गया, जिसको हम क्रिप्टोक्रिज्म कहते हैं। बचपन में
ये जो मम्स का हो जाना कई दफ़ा इन्फेक्शन ओवरीज की भी, टेस्टिस की भी कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यानी स्पर्म बनने का प्रोसेस हैम्पर हो जाता है। ठीक है। अगर किसी वजह से कोई ट्रॉमा हुआ है टेस्टिस का, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई कैंसर हो गया टेस्टिस का, जिसमें कोई कीमोथेरेपी दी गई, रेडियोथेरेपी दी गई, अगेन ये मेल इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कई दफ़ा इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो मेल इनफर्टिलिटी का सबब होती है, जिसमें आपकी कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, ठीक है। कोई और मेडिकल डिसऑर्डर्स एक होते हैं, ट्रांसवर्स मेलाइटिस है, शुगर का हो जाना है जिसमें न्यूरोपैथीज हो जाती हैं। ये तमाम चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं मेल सबफर्टिलिटी के लिए। और ये भी याद रखिए कि मेल सबफर्टिलिटी में भी 25% के अंदर हमें कोई रीज़न नज़र नहीं आती सामने। ठीक है, 25% की कोई रीज़न नहीं है, मगर ये जो सारी चीज़ें अभी आपने कही हैं, ये क्या ये सारी रीजंस जो भी आपने हमें बताई हैं इनफर्टिलिटी की, क्या ये ट्रीटेबल हैं? जी बिल्कुल, इनमें से कुछ चीज़ें ट्रीटेबल हैं, कुछ नहीं हैं। लेकिन जैसा शुगर है उसको ट्रीट किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर है उसको ट्रीट किया जा सकता है, कोई दवाइयाँ ले रही हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग ले रहे हैं, उसको कम किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह अगर कोई किसी को पैदाइशी कुछ क्लाइंटफेल्टर वगैरह है तो उसमें ट्रीट नहीं हम ऐसा कर सकते उसको। ठीक है। अगर हमें सीमन एनालिसिस पे स्पर्म्स मिल गए हैं और मेल सबफर्टिलिटी है लेकिन कम है, देन वी हैव टू मूव टुवर्ड दिस आईवीएफ एंड ICSI प्रोसेस। ठीक हो गया। यानी लेट्स से अगर कोई आपके पास मेल जो आते हैं और उनका स्पर्म काउंट हमें पता चलता है कि वो कम है, और हमें ये यानी क्या वो स्पर्म काउंट जो है वो इंक्रीज हो सकता है? क्या उसके लिए मेडिसिन यूज करने की जरूरत है अगर इंक्रीज होता है, या नेचुरली भी वो बूस्ट किया जा सकता है? देखिए, इसमें भी देखें, सबसे पहले तो हमें देखने की ज़रूरत है, अगर तो बिल्कुल ही स्पर्म्स नहीं है तो फिर तो हम फौरी तौर पे एक और सैंपल कराएं। ठीक है। और कंफर्म करने के लिए क्या है कि पिछली रिपोर्ट ठीक भी है या नहीं। और अगर स्पर्म काउंट कम है, जिस तरह ओलिगोस्पर्मिया की तरफ जा रहा है, तो फिर हम 3 महीने वेट करके उसका एक दफ़ा दोबारा करा के रीचेक कर लें। ठीक है। 3 महीने इसलिए क्योंकि एक स्पर्म की लाइफ साइकिल यानी उसका ग्रो करने का साइकिल 3 मंथ्स का है। ठीक है। अब ये इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि एक स्पर्म के ग्रो करने का साइकिल, पूरा साइकिल में 3 मंथ्स लगते हैं। अगर आप 3 मंथ से पहले कराएंगे उसको तो आपके पास रिपोर्ट सही नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है। वो पुरानी रिपोर्ट से ही मिलती जुलती कोई रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी, नए वाला हम हाँ, नहीं, हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है। देखिए, अभी तक रिसर्च चल रही है। जो एविडेंस आ चुका है वो तो ये कहता है कि अगर मेल सबफर्टिलिटी आ गई है, देन वी हैव टू गो टुवर्ड्स IUI और IVF और ICSI। लेकिन अभी बहुत सारी अच्छी रिसर्चेस आई हैं, उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो जिस तरह आप कह रही हैं कि कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स हम ले लें, या कोई विटामिन का इस्तेमाल कर लें, उससे भी कुछ बेहतरी आ जाती है। आजकल हम बहुत ज़्यादा कोएंजाइम Q10, विटामिन E, आर्जिनोन, ये सब चीज़ें दे रहे हैं मेल्स को, और उसमें हमने इम्प्रूवमेंट भी देखी है, रिजल्ट्स भी देखे हैं। लेकिन अभी तक कोई प्रूवन मेडिसिन एक नहीं आई जो हम कहें कि इसको दे के तो हम मेल के सीमन को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह डाइट है, जिस तरह हम फीमेल से फोकस करते हैं, अच्छी डाइट लें, नट्स का इस्तेमाल करें, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं, फ्रूट्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, इसमें भी बहुत सारे अच्छे विटामिन उनको मिलते हैं, प्रोटीन्स लें, वो बहुत ज़रूरी है स्पर्म की ग्रोथ के लिए। जिस तरह हमें पता है कि प्रोटीन हमें हर चीज़ की ग्रोथ के लिए चाहिए। ठीक। फिर अगर एक मेल स्मोकिंग करता है, अल्कोहल ले रहा है, तो इन चीज़ों का उसको कहें कि रोके। ये एक बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है, मैंने खुद देखा है स्मोकिंग के बाद सीमन को ठीक होते हुए रोकने के बाद। एग्जैक्टली, ये तो मैंने खुद अपने बहुत सारे क्लाइंट्स जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ भी बनाते हैं ना, मैं भी एस्क देम कि स्टॉप जो है स्मोकिंग, तो उसके बाद उनमें एक बड़ा ड्रेस्टिक चेंज जो है वो आता है, उनकी सेक्सुअल हेल्थ बहुत इंप्रूव करना शुरू कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पूरी दुनिया में अब इस चीज के ऊपर खास तौर पे जो है काम हो रहा है कि जी ये क्योंकि आपका सेक्सुअल वेलबींग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, तो इसको आपको क्विट करने की तरफ जो है वो चले जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, कुछ दिन पहले, या शायद आपकी नज़र से भी वो वीडियो गुजरा हो, नहीं गुजरा तो मैं उसको कोट करूंगी कि कोई एक गायनेकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने ये कहा कि अगर आपका जीरो स्पर्म भी है तो इवन देन जीरो स्पर्म काउंट भी है, इवन देन यू कैन कंसीव। उसमें अब आप थोड़ा सा, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझाने के लिए बात, लेकिन अब जब हम कहते हैं ना एजोस्पर्मिया कि स्पर्म नहीं है, देन वी हैव टू सी कि कॉज क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है। अगर तो ऑब्स्ट्रक्टिव कोई कॉज है, यानी कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी जगह पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई कि स्पर्म पीछे करके तो मौजूद है लेकिन आगे इजैकुलेट में वो नहीं आ रहे, फिर तो इट्स पॉसिबल। वी कैन टेक अ स्पर्म बाय डिफरेंट प्रोसेस, उसको अपनी जुबान में हम टीसा, मीसा, पीसा वो यूज करते हैं, स्पर्म एक्सट्रैक्शन होती है बेसिकली, वहां से स्पर्म ले सकते हैं, वी
कैन प्रोसीड फॉर द हम्म, फर्टिलिटी, IUI, IVF, ICSI। हम्म, लेकिन अगर एक स्पर्म है ही नहीं तो हाउ कैन वी प्रोसीड फिर विद नहीं द हो फर्टिलिटी? सकेगा। अच्छा, एक चीज जो वेरिकोसील जो है बहुत कॉमन मैंने ये देखा है, क्योंकि अक्सर लोग जब आते हैं तो वो रिपोर्ट करते हैं कि उनका जी ऑपरेट हो चुका हुआ है, या वो पेन जो है पर्टिकुलरली वेरिकोसील पेन जो होता है उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। क्या वेरिकोसील जो है इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी और कॉज कर सकता है या नहीं? जी, बिल्कुल कर सकता है। कर सकता वेरिकोसील में वेसल्स जो हैं वो फूल जाती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, है। ठीक है। जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। मैं बताना भूल गई कि अगर वो मेल्स जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एरिया में काम करते हैं या केमिकल एक्सपोजर्स में काम करते हैं या रेडिएशंस में काम एंड करते हैं, हाउ अबाउट पुटिंग द, अक्सर आपने गाड़ी चलाते हुए देखा होगा मोबाइल बिटवीन लेग्स होता है, तो व्हाट इज दैट? एक्चुअली ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रूवन रीज़न, लेकिन डेफिनिटली इट कुड हैव बीन रेडिएशंस है, कॉज़, ठीक है। रेडिएशंस जा रही ठीक होंगी है, उससे। ठीक है, और टाइट क्लोथिंग्स, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल सबफर्टिलिटी। ठीक है। सो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो यही बात वेरिकोसील में आ जाती है कि जब वो इतनी स्वेलिंग हो जाती है, हम देखते हैं ना, हमें कोई हाँ, वैसे ही स्वेलिंग हो जाए तो वो गर्म सा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो बिल्कुल, जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। इस तरह जब एक वो टेम्परेचर टेस्टिस का इंक्रीज कर देगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा, नहीं ठीक है, होती फर्टिलिटी। ठीक है, उसकी ठीक है। वजह से भी फिर प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो मुश्किल हो जाता है। जाता है। अच्छा, जैसे वेरिकोसील की स्टेजेस हैं 1, 2, 3, और थर्ड जो डिग्री उसकी होती है उसको इट इज़ कंसिडर्ड कि आप शायद या तो आपको सर्जरी, क्योंकि मैंने 3-4 ऐसे केसेस देखे हैं दैट हैज़ बीन ऑपरेटेड एट फर्स्ट स्टेज और उसके बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, क्योंकि कहा ये जाता है कि ये फर्स्ट स्टेज के ऊपर यू मैनेज विद द जी। अदर थिंग्स और इस तरह से। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आप सुनने वालों को वेरिकोसील, क्योंकि आप बहुत सारे लोग आके खुद कहते हैं कि मुझे ये है, आप उनको इसके ऊपर थोड़ा सा एजुकेट कर दीजिए कि इफ पीपल आर गोइंग थ्रू दिस वेरिकोसील वाला प्रॉब्लम, तो फौरन उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली वेरिकोसील इज अ डोमेन ऑफ यूरोलॉजिस्ट, ठीक लेकिन है। जितनी मेरी उस पर नॉलेज है आई कैन शेयर इट विद यू। हुँ, देखिए, वेरिकोसील के बारे में भी अब ना बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं। आया पहले एक ज़माना था सर्जरी कर दें वेरिकोसील, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब जो ठीक है। लेटेस्ट स्टडीज़ आ रही हैं वो कह रहे हैं अच्छा, यहाँ पे आपने एक और इम्पोर्टेंट, हुँ, यानी प्रेग्नेंट जब सर्जरी कर देंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएँगे, एक बढ़ ज़माने जाएँगे। में था, ओके, बट ओके, नॉट नाउ। ठीक वो है। कह रहे हैं कि सर्जरी ठीक है, जैसे आपने कहा स्टेज 3 में वो इतना पेनफुल सिचुएशन होती है कि सर्जरी हाँ, करनी पड़ जाती है, बट हाँ, ज़रूरी नहीं कि हाँ, सर्जरी करने से, इसको करेक्ट करने से ठीक है। आपकी प्रेगनेंसी पे कोई फ़र्क पड़े। ठीक हो गया, सो ठीक दैट हो, इज़ द मेन थिंग ये अबाउट एक इट। हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या लेस सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है, मसलन जैसे हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे मेल हज़रात मुल्क से बाहर होते हैं, 6-6 महीने, साल बाद जो है मुल्क में वापस आते हैं। क्या वो भी जो है लेस सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज़ कर सकती है? डेफ़िनेटली कर सकती है। वो कर सकती है। इन्फर्टिलिटी तो नहीं हम उसको कहेंगे, हुँ, उसमें तो फिर वो हम यही समझाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पहले ही बात हो चुकी है कि 1 महीने में एक कपल का खुद से कंसीव करने का चांस 25 टू 27% है, वो भी जबकि वो रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं। ठीक है। और अगर इसी तरह से 1 साल तक वो करते रहेंगे कोशिश, तब हुँ, ना कंसीव करें तो हम कहते हैं अब हुँ, इन्फर्टिलिटी है। हुँ, जब हुँ, वो इकट्ठे रहे ही नहीं तो हुँ, हम कैसे कह सकते हैं कि आया प्रेगनेंसी हुई हुँ, या नहीं हुई या हुँ, हो सकती है या नहीं हो हुँ, सकती। हुँ, सो दैट इज़ अ वेरी मेजर रीज़न। फिर वो हुँ। एकदम से ऐसा होता है जी 6 महीने बाद हस्बैंड आ गया, बस अब आनन-फानन कुछ कर दें, आनन-फानन कुछ भी नहीं नहीं हो होता। सकता, कुछ नहीं हो सकता। जी, ये आप देख लेंगे, ये छोटे-छोटे से हमारे बिहेवियर जो हैं वो हमारी मैरिटल लाइफ़ को किस बुरी तरह जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, कि हम शायद हमारे ज़हन में भी ना हो, या हमारी मजबूरियाँ इतनी होती हैं कि हम उन चीज़ों को कंसीडर नहीं कर रहे होते, बट वो रीज़न्स होती हैं जो हमारी चीज़ों को ख़राब करती हैं। नींद का कोई कनेक्शन है इसके साथ, लो स्पर्म काउंट्स के साथ? क्योंकि अक्सर लोग जो नींद और दूसरी जो है एंटी साइकियाट्रिक मेडिसिन्स खा रहे होते हैं, उनका क्या रोल जो है वो है? नींद बज़ाते खुद तो नहीं हम कह सकते, कोई प्रूवन कॉज़ नहीं है मेल सब इन्फर्टिलिटी की, लेकिन ज़ाहिर है जो जिनको कि नींद इस वज़ह से नहीं आती कि उनको कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं और वो एंटी-साइकोटिक्स ले रहे हैं, उनका डेफ़िनेटली रोल है, ठीक है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, यानी स्पर्म के बनने में रुकावट पैदा करता है। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। कोई अहम पैगाम जो आपको लगता हो मैंने नहीं पूछा आज के टॉपिक के बारे में, वो आप खुद देना चाहें तो प्लीज़ नहीं, दीजिए। आपने सारा कुछ कवर कर दिया, लेकिन मेरा सिर्फ़ टेक होम मैसेज ये है कि पीसीओएस के लिए अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई कीजिए ठीक है। और एट लीस्ट 1 साल ज़रूर इंतज़ार कीजिए, ये हुँ, सोचने से पहले कि अब हम डॉक्टर के पास जाएँ, अनटिल अनलेस कि आपको कोई ऐसा मसला है जो आपको पता है जिसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ठीक है। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर खदीजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद थैंक यू अस। डॉक्टर ताहिरा। और आप हमेशा ही टाइम निकालती हैं। आपको पता है कि डॉक्टर्स और फिर गायनेकोलॉजिस्ट, ये 2 क्या ऐसे मसरूफ़ लोग हैं कि इनके पीछे आपको जाना पड़ता है कि प्लीज़, प्लीज़। लेकिन शी इज़ टू कर्टियस कि जब भी इनको कॉल जाती है, थैंक ना यू। जवाब दे पाएँ
तो कहती हैं कि मैं माजरत चाह रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हैं कि मैनेज करें। हम आपको आप दोबारा भी तकलीफ देते रहेंगे। थैंक यू। आपके जो सवाल हों डॉक्टर खतीजा से या हमारा और भी पैनल जो हमारे साथ होगा, खासतौर पे गायनाकोलॉजिकल, अगर कोई आपको क्वेश्चंस हैं तो आप हमें ज़रूर हमारे कमेंट्स में जो है वो मेंशन कीजिए। हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में उनको जो है ज़रूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, वो हमें बताइए। डॉक्टर खदीजा का कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो हम उनका कार्ड जो है वो शेयर कर देंगे आपके साथ। आप में से जो भी चाहे इनको विजिट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी को सॉलिस विद सिड के साथ ज़रूर सजाइए, क्योंकि ये खूबसूरती और फ्रेग्रेंस जो है दे गो टुगेदर। सो फ्रेग्रेंस जो है आपकी ज़िंदगी में खुशी भी लेके आती है और खूबसूरती भी लेके आती है। और अगर आपने रोमांस करना हो तो सॉलिस विद सिड आपके मूड को एलिवेट करता है। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।